एक गांव में भोला नाम का किसान अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। वो बहुत संघर्षशील और ईमानदार था। उसके पास 3 एकड़ का खेत था, जिसमें वो दिन रात खेती किया करता था। भोला के खेत के बगल में मुकेश का भी खेत था, जो उसका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ खेत आते, काम करते और रात होने पर घर चले जाते थे। एक दिन मुकेश की पत्नी बहुत बीमार पड़ जाती है। अरे भोला भाई, तुम्हें तो पता है कि इस बार मेरी फसल बहुत कम हुई है और मैंने जमींदार का कर्ज भी चुका दिया। इसी वजह से मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है और तुम्हारी भाभी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। गांव के डॉक्टर को बताया तो उसने कहा कि तुम्हें शहर ले जाना होगा। उसका इलाज गांव में नहीं हो सकता, शहर के बड़े अस्पताल में ही उसका इलाज हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने पैसे कहां से लाऊं? तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। वैसे जमींदार से मैंने भी कर्ज लिया है और मैं उन्हें कल वो कर्ज चुकाने ही वाला था, लेकिन मुझे लगता है उन पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। एक काम करो, तुम वो पैसे रख लो, मैं जमींदार का कर्ज अगले साल चुका दूंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पैसे जमींदार को ही दे दो। तुम्हें तो पता ही है कि जमींदार कितना दुष्ट इंसान है। वो तुम पर दोगुना ब्याज वसूल करेगा। तुम मेरे लिए इतना बड़ा निर्णय मत लो। कैसी बातें कर रहे हो? जरूरत के समय मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो दोस्ती का क्या फायदा? आखिरकार हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और अब तुम ज्यादा मत सोचो, ये लो पैसे और जल्द से जल्द भाभी का इलाज करवा लो। धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर भोला का दोस्त पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन भोला जमींदार के घर जाता है। राम राम सेठ जमींदार जी। आओ आओ, भोला ले आया है तुम कर्ज की रकम। वो जमींदार जी, दरअसल इस बार मैं कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा। बात यह है कि मेरा दोस्त मुकेश, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए मैंने उसकी सहायता कर दी। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें तो खुद खाने पीने के लाले पड़े हैं और बड़े आए समाज सेवा करने वाले, और समाज सेवा भी तुम मेरे पैसों से ही कर रहे हो और मुझे यहाँ ये सब कहानी सुना रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल लूंगा। भोला जमींदार को समझने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब जमींदार भोला की एक भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। भोला दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन भोला को रास्ते से मुकेश आते हुए दिखाई देता है। अरे मुकेश, तुम शहर से कब लौटे? भाभी जी का इलाज हो गया, अब उनकी तबीयत कैसी है? अरे भोला, अभी जरा मैं जल्दी में हूँ। तुम्हारी भाभी अभी ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर मुकेश वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है। ये देखकर भोला आश्चर्यचकित रह जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है कि आज रास्ते में मुझे भोला मिल गया था और वो तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैंने कैसे भी करके जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया। आप कब तक उससे ऐसे छापते रहोगे? एक ना एक दिन तो वो आपसे पैसों के बारे में पूछ ही लगेगा। आप एक काम करिए, आप जमींदार से बात कर लीजिए। आखिर ये सब जमींदार जी के कहने पर ही तो किया है। तुम ठीक कह रही हो, अभी मैं जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने झूठ बोलकर अपनी पत्नी की बीमार होने का बहाना बनाकर उससे पैसे ले लिए थे और अपने ससुराल चला गया था। उसे लगा कि मैं अस्पताल में हूं और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा हूं। इसी तरह मैंने आपका काम कर दिया है। अब तो आप मेरे ब्याज के पैसे नहीं मानेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ करता हूँ। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। जमींदार जी, पर मैं भोला को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। आपको जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे 1 हफ्ते का समय दिया था, उसमें से 5 दिन तो बीत ही गए हैं। अब 2 दिन ही बचे हैं। 2 दिन में वो क्या खाक पैसों का इंतजाम करेगा? उसे मजबूरन अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी।
फिर 2 दिन बाद भोला मुकेश के घर जाता है। अरे मुकेश भाई, कहाँ हो? बाहर आओ, तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। अरे भाई साहब, मुकेश जी तो घर पर नहीं है। आपको कोई जरूरी काम था क्या? मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। दरअसल बात ऐसी है कि अभी वो शहर गए हुए हैं और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। ये सुनकर भोला बहुत निराश हो जाता है और घर के लिए लौट जाता है। जी सुनते हैं वो चला गया। अब आप जल्दी से बाहर निकाल आइए। अच्छा हुआ जो चला गया। अब 2 दिन तक वो मेरा दिमाग नहीं खाएगा और तो और 2 दिन में जमींदार जी का काम भी हो जाएगा। भोला घर जाते ही अपनी पत्नी पार्वती से बोलता है। क्या करूं पार्वती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और कल आखिरी दिन है। अगर कल उसे पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ये सब आपकी ही गलती है। देख लिया, आपने किसी की सहायता करने का परिणाम, आपने उसकी सहायता की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? आज हम उसकी वजह से इतनी मुसीबत में है। अगर उस दिन आपने उसकी सहायता नहीं करी होती तो हम जमींदार ने आपका कर्ज कब का चुका चुके। हमें ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जब से मुकेश शहर से लौटा है, उसने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे थोड़ा भी इस बात का एहसास होता तो वो आपसे बात करने जरूर आता। लेकिन जब से वो लौटा है तब से वो जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है। मुझे तो लगता है वो हमारे पैसे लौटना ही नहीं चाहता, इसीलिए जानबूझकर आप फिर से शहर भाग गया। नहीं भाग्यवान, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिरकार वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम देख लेना कि वो बहुत जल्द हमारे पैसे लौटा देगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? आप लोगों को नहीं जानते, इस कलयुग में सभी लोग बहुत मतलबी होते हैं। अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर पहचानते तक नहीं। फिर वो चाहे कोई दोस्त हो या रिश्तेदार, ये मतलब की दुनिया है। यहाँ सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को कैसे संभालेंगे? पार्वती, मुझे अपने कर्मों पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सका लोगों की सहायता ही की है। तो फिर भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन जब भोला अपने खेत जाता है तो वहाँ पहले से ही जमींदार खड़ा हुआ होता है। बोला, अब तुम्हारे जमीन पर कोई अधिकार नहीं। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी। ये जमीन ही मेरा पेट भरने का आखिरी सहारा है। अगर मेरे पास ये जमीन नहीं रही तो मैं भूख ही मर जाऊंगा। दया कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। कृपया करके मुझे कुछ और दिनों का समय दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें अब कोई समय नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुम्हें 1 हफ्ते का समय भी दिया था। अब से तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आज के बाद से तुम इस जमीन पर दिखाई दिए तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भोला दुखी होकर अपने घर लौट जाता है। उसी दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि उसका सामना भोला का कच्चा मिट्टी का घर नहीं कर पाता है और उसका घर पूरी तरह से गिर जाता है। हैरान, ये कैसी परीक्षा है? हमारे ऊपर तो एक ना एक मुसीबत आती ही जा रही है। पहले जमीन हमारे हाथ से गई और अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ऊपर से ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर वो दोनों पति पत्नी मुकेश के घर जाते हैं और उससे सहायता मांगते हैं। वाह रे मुकेश, बारिश की वजह से मेरा पूरा घर ही बह गया है। अब मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकते हो? भोला, मानता हूं कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना बोर या बिस्तर उठाकर मेरे घर में आ जाओ। मैं कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखा है और मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं अपने घर में तुम्हें थोड़ी सी जगह दे सकूं। तुम और किसी से मदद मांगो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इतना कहकर मुकेश घर के अंदर चला जाता है। इसी तरह भोला पूरे गांव में सहायता मांगता है, लेकिन कोई भी भोला की सहायता नहीं करता।
आखिरकार दोनों को वो रात एक गुफा में बितानी पड़ती है। देख लिया, अब अपने लोगों की सहायता करने का परिणाम मैं आपसे हमेशा कहती थी। बड़ा दोस्त कहते थे ना आप मुकेश को। अब कहाँ गया आपका बड़ा दोस्त निभाली? उसने अपनी दोस्ती जब उसकी जरूरत थी तब आपने उसकी सहायता की, और आज जब हमें उसकी जरूरत है तो उसने हमें एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं रखा। इतना गद्दार व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पार्वती, तुम चिंता मत करो, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर ये समय नहीं आता तो मैं मुकेश की सच्चाई कभी पहचान ही नहीं पाता। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझ पर यह समय लाया। बुरे समय में ही लोगों की पहचान होती है। और तुम चिंता मत करो, हमने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं किया है। मुकेश को अपने कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो पार्वती, अब हमें तो ये रात इसी गुफा में निकालनी पड़ेगी और मुझे तो भूख भी लगी है। क्या तुम कुछ सामान घर से लेकर आई हो जिससे हम कुछ बनाकर खा सके? हाँ, मैं थोड़े से चावल साथ में लेकर आई थी। हाँ, उन्हें बनाकर खा सकते हैं। भोला और पार्वती मिलकर थोड़े से चावल बनाते हैं। तभी अचानक गुफा के बाहर एक साधु जी आ जाते हैं। तुम दोनों इस गुफा में क्या कर रहे हो? साधु जी, बारिश में हमारा घर बह गया है। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। हमने पूरे गांव में बहुत जगह बहुत से लोगों से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने हमारी सहायता नहीं करी। इसी वजह से हमें इस गुफा में रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये बुरा समय भी टल जाएगा। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। अरे साधु जी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में? आप कहाँ जाओगे? एक काम कीजिए, बारिश रुकने तक यहीं हमारे साथ गुफा में रुक जाइए। जैसे ही बारिश रुकेगी तो आप आराम से चले जाना। और हमने थोड़े से चावल बनाए हैं, आपको भी भूख लगी होगी, इसीलिए आप भी हमारे साथ बैठकर थोड़े चावल खा लीजिए। बेटा, अब मैं चलता हूँ और खाना देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करें। बेटा, मेरा एक छोटा सा काम है। मैं पास के गांव में जा रहा हूँ और मेरे पास थोड़ा सा सामान है। इसका थोड़ा वजन ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सामान तुम अपने पास रख लो। मैं वापस आते समय ले जाऊंगा। तुम मुझे ईमानदार और भोले इंसान लग रहे हो। मैं कल शाम तक लौट आऊंगा। बस कल शाम तक तुम मेरी ये समानत सही सलामत संभाल के रख लो। ठीक है साधु जी, आप आराम से जाइए, मैं आपकी अमानत का ध्यान रखूंगा। पर बेटा, अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि सामान थोड़ा कीमती है। हाँ साधु जी, ध्यान रखूंगा, आप निश्चित होकर जाइए। इतना कहकर साधु की पोटली रखकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन भोला उठकर उसी गुफा के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और वहाँ रहने लगता है। ठंड और तेज बारिश की वजह से पार्वती बीमार पड़ जाती है। मुझे माफ कर देना पार्वती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे पास इस भयानक ठंड से बचने के लिए एक भी कंबल तक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। इतना तो मैं आराम से सह सकती हूँ। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अगर इसी तरह मेरी पत्नी की हालत और भी बिगड़ गई तो मैं क्या करूँगा? ये सोचते सोचते भोला को उन पोटलियों का ध्यान आता है जो कि उसे साधु जी ने दी थी। साधु जी ने तो कहा था कि इसमें बहुत कीमती चीजें हैं। क्या करूं? इन पोटलियों को खोलकर देख लूं। जरूर पोटलियों में कोई कीमती चीज होगी जिन्हें बेचकर मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता हूं। पता नहीं साधु जी फिर से लौटेंगे या नहीं। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो सरासर धोखा होगा। नहीं नहीं, साधु जी ने विश्वास करके अपना ये कीमती सामान मेरे भरोसे छोड़ा था, तो मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन पोटलियों को नहीं खोलूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है और उसकी तबीयत भी खराब है। ऐसे तो बेचारी भूख से ही मर जाएगी। क्यों ना जमींदार के पास जाकर उनसे खाने के लिए कुछ मांगू। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जमींदार जी की हवेली में जाता हूँ। सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया करके मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी भूख से मर जाएगी। उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे यहाँ पर कोई भंडारा चल रहा है क्या, जो तुम मेरे पास आकर खाना मांग रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। ऐसा मत बोलिए जमींदार जी, ज्यादा नहीं तो 2 रोटी ही दे दीजिए। तभी जमींदार की पत्नी वहाँ आती है
और बोलती है। सुनिए जी, रात का खाना बच गया था, कुत्ते को डालने वाली थी अभी मैं तो। क्या मैं इस खाने को भोला को दे दूं? जमींदार की पत्नी वो बचा हुआ भोजन भोला को दे देती है और वो लेकर भोला पार्वती के पास आ जाता है। दोनों मिलकर वही बचा हुआ भोजन खा लेते हैं और वो रात ऐसे ही काट लेते हैं। दूसरे दिन भोला काम ढूंढने के लिए गांव जाता है। उसे एक खेत में मजदूरी का काम मिल जाता है। दिन भर वो काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाकर घर वापस आता है। पार्वती, मैं थोड़ा खाने का सामान लेकर आया हूँ और एक कंबल भी लेकर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक भोला की झोपड़ी के बाहर वही साधु जी आ जाते हैं। अरे साधु जी, आपने तो कहा था कि दूसरे ही दिन आ जाओगे, आपको आने में देरी हो गई। हाँ बेटा, आने में थोड़ी देरी हो गई, थोड़े काम में कहीं फंस गया था। तब भोला साधु जी को सारी बात बता देता है। तो उसकी बात सुनकर साधु जी कहते हैं, अरे बेटा, तुम पर इतनी सारी मुसीबतें आई, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन पोटलियों में बहुत कीमती सामान है, फिर भी तुमने एक बार भी पोटलियों को खोलकर नहीं देखा। नहीं साधु जी, उसमें चाहे कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, पर उस पर मेरा अधिकार नहीं है, वो आपकी है और आपने मुझ पर विश्वास करके उसे मेरे सहारे छोड़कर गए थे, तो ऐसे कैसे मैं उन्हें खोलकर देख सकता हूँ? वो तो आपकी चीज है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर तुमसे बहुत खुश हुआ। अगर तुम्हारी जगह है और कोई होता तो वो जरूर ही पोटलियों को खोलकर देख लेता और उन्हें लेकर कहीं भाग भी जाता, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं बदला। बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये पोटलियां अब तुम रख लो। नहीं बाबा, मैं ये पोटलियां नहीं रख सकता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल मेरा बुरा समय चल ही जाएगा। ये आपकी पोटलियां है और आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, आपको मुसीबत के समय इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, अब मुझे इन पोटलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पोटलियों की आवश्यकता मुझसे ज्यादा तुम्हें है। बस तुम ऐसा समझो कि भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है और ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। यही समझकर तुम ये पोटलियां रख लो, ये ईश्वर की देन है, इसे मना मत करो। फिर बहुत समझाने के बाद भोला साधु जी की बात मान जाता है और साधु जी की पोटलियों को अपने पास रख लेता है। फिर साधु जी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद भोला उन पोटलियों को खोलकर देखता है तो उन पोटलियों में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारा धन होता है। वो इतना सारा होता है कि उसमें भोला का पूरा जीवन आराम से व्यतीत हो सकता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा पार्वती, मैंने कहा था ना कि भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। फिर भोला गांव में अपना घर बनाता है जो गांव में जमींदार के घर से भी बड़ा होता है। गांव के बहुत सारे लोग भोला का घर देखकर जलने लगते हैं। जी, देख रहे हैं भोला ने कितना बड़ा घर बनाया है। इतना बड़ा घर हमारे पूरे गांव में भी किसी के पास नहीं है। आखिर इसके पास इतना धन आया कहां से? आप जाकर पूछ के आइए। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उससे पूछूं। हमने उसी दिन उसकी मदद करने से उसे मना कर दिया था। अब किस मुंह से जाकर उससे बात करूंगा? और तो और उसके पैसे भी देने बाकी है। मैं उसके पैसे भी लालच में आकर, हमने थोड़े से पैसों के लालच में आकर उसके साथ बहुत बुरा किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन बहुत जोरों से बिजलियां कड़कने लगते हैं और बारिश होने लगती है। आंधी तूफान आता है। बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि गांव में बाहर आ जाती है और उस बाढ़ में बहुत सारे गांव वालों के घर बह जाते हैं। उसमें जमींदार का भी घर होता है और मुकेश का भी घर बह जाता है। वो सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ एक व्यक्ति का घर बचता है और वो भोला का होता है। जी सुनते हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना हम भोला के घर जाकर रुक जाएं? नीलम, हम किस मुंह से भोला के घर जाएंगे? जब उसे हमारी जरूरत थी तो हमने उसकी मदद नहीं की, उसे बुरा भला कहकर भगा दिया था। अब मैं उससे कैसे मदद मांगूंगा और वो भी मेरी मदद क्यों नहीं करेगा? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुकेश। हम किस मुंह से जाकर भोला से मदद मांगेंगे? हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ये हमारे कर्मों की सजा है जो हमें आज मिल रही है। तभी वहाँ पर भोला आता है और बोलता है, आप सभी
मेरे घर पर आ सकते हैं। ये सुनकर मुकेश और जमींदार की आंखें भर आती है। हमें माफ कर दो भोला, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भाई, मैंने जानबूझकर तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए मुकेश के साथ मिलकर खेल खेला था। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी आज तुम हमारी सहायता के लिए यहाँ खड़े हुए। भाई, हमें अपने आप पर शर्म आ रही है। आज हम तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं है। हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। भाई, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, आप सभी लोग मेरे घर में रह सकते हो। सीताराम, राधे राधे।